बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDS जी स्कूल में। दोस्तों, हम सितंबर महीने का विजन IAS का मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अब तक 8 पार्ट शायद कंप्लीट 9 पार्ट 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 10वां पार्ट होगा। तो आज पढ़ेंगे हम संक्षिप्त सुर्खियाँ। यानी क्या पढ़ रहे थे हम? इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने मेन पार्ट कंप्लीट कर दिए। इन्वायरमेंट की जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं उनको आज शुरू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, तो चैनल को बढ़वाइए। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्या है जी संक्षिप्त सुर्खियों में? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा ने अपने अपने समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं। अच्छा जी, ये राज्य कौन सा संस्करण है? इसका 6ठा संस्करण है। राज्य ऊर्जा दक्षता संस्करण का 6ठा संस्करण। ओके, अच्छा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। विकासकर्ता में कौन विकास किया है इसका? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE इसके द्वारा, इसके सहयोग से दोनों ने जारी किया है। ओके, जारी मेनली क्या है? BEE जारी करता है और सहयोग उसका लिया है, AEEE का सहयोग लिया है। ठीक है, चलो उद्देश्य क्या है? 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता के प्रदर्शन का आकलन करना। ओके, राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कौन सी? जो 60% से ऊपर परफॉर्मेंस है उनको फ्रंट रनर्स, दूसरा अचीवर्स कहाँ 50 से 60% वाले, और कंटेंडर्स ये 30 से 50% वाले, और भैया एस्पिरेंट्स 30% से नीचे वाले। ठीक है, 30 से कम है तो एस्पिरेंट्स की श्रेणी में आएंगे। यह कंप्लीट। अगला टॉपिक है मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं। मानसून रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या क्या हो गए हैं? हालिया घटना में पंजाब में बाढ़, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, ये सब जो आए हैं उनके कारण ये चर्चा में आ गए। अच्छा, मानसून का बदलता स्वरूप ये क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। वर्षा का अनियमित पैटर्न, देखो इसकी तीव्रता जो बढ़ी है ना, इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं जो हुई हैं इनकी तीव्रता क्यों क्यों बढ़ी है, क्या कारण है? तो उनका स्वरूप देखो क्या है, मानसून का बदलते स्वरूप के कारण। कैसे बदला है स्वरूप? वर्षा का अनियमित पैटर्न। अभी जो है वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, बीच बीच में वर्षा रहित दिन आ जा रहे हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। अल नीनो और मानसून के संबंध में परिवर्तन, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन के कारण अल नीनो और भारत में जो मानसून का पैटर्न रहता है ना, इन दोनों में जो संबंध होता है वो थोड़ा बदल रहा है, इस कारण भी हुआ है ये। अच्छा, मानसून का स्थानिक वितरण, पहले जहाँ अधिक वर्षा होती थी वहाँ भी कम वर्षा हो रही है, और जहाँ पहले गर्मी पड़ती थी वर्षा कम होती थी, उल्टा हो गया मतलब, है ना, वहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है। उदाहरण के लिए गंगा बेसिन में स्थित राज्यों में कम वर्षा हो रही है जबकि यहाँ ज़्यादा वर्षा होती थी, और गुजरात के सौराष्ट्र राजस्थान में अधिक वर्षा हो। देखिए इस बार राजस्थान में बहुत वर्षा हुई है। ठीक है, चलिए और क्या है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, बादलों की जलवाष्प धारण, इससे जलवायु परिवर्तन से क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बादलों की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ जा रही है, ये भी एक कारण है। अच्छा, भारत में बदलते मानसून पैटर्न का प्रभाव क्या हो जाएगा भाई? इम्पैक्ट क्या होगा इसका? आपदा में वृद्धि होगी, आपदा बढ़ जाएंगे। तीव्र अल्पकालिक वर्षा से जान माल का नुकसान होता है, अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है ना। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, बीमारियों का जोखिम होगा। हीट स्ट्रेस, है ना, हीट स्ट्रोक वगैरह जो आते हैं, डेंगू फैलेगा, और उत्पादकता में कमी आ जाएगी। पूर्वानुमान, वर्षा में परिवर्तनशीलता, और जैसे वर्षा में बार बार परिवर्तनशीलता आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं ना, जो हम फोरकास्ट करते हैं मौसम का, वो उसमें दिक्कत आएगी, वो नहीं हो पाएगा सही तरीके से। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव 51% कृषि क्षेत्र, 40% कृषि उत्पादन और 47% आजीविका, यानी कुल मिलाकर कृषि उत्पादकता में कमी आएगी, अन्य प्रॉब्लम भी आएगी, है ना। फसल हुई और अचानक सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, फसल मर गई, तो ये आर्थिक नुकसान हो जाएगा। निष्कर्ष भाई यही है, पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको। आपदा के बाद कार्रवाई करने की बजाय आपदा के पूर्व कार्रवाई पर ध्यान देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपदा के बाद की बजाय आपदा पूर्व पर ध्यान दिया जाए। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। कंप्लीट, चलो हाँ, अगला टॉपिक है वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2024, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024। क्या है इसमें? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जल चक्र अब और अधिक अस्थिर, मतलब नॉन स्टेबल, और चरम हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है, जो कभी बाढ़ तो कभी सूखे के रूप में सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट इसने जारी किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र रख लेते हैं, क्या क्या है मुख्य बिंदु, चलिए देख लेते हैं। ग्लेशियर का पिघलना,
लगातार तीसरे साल दुनिया भर के ग्लेशियर क्षेत्रों में पिघलने का कारण नुकसान दर्ज हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई छोटे छोटे ग्लेशियर क्षेत्र पहले ही पीक वाटर पॉइंट, अब देखो ये टर्म आया एक पीक वाटर पॉइंट, पीक वाटर पॉइंट तक अभी समझेंगे क्या है, पीक वाटर पॉइंट तक पहुंच गए हैं या पहुंचने की कगार पर हैं। अच्छा, पीक वाटर पॉइंट वह स्थिति है जब किसी ग्लेशियर का पिघलना अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच जाता है, मतलब मैक्सिमम जितना पिघल सकता है ना, वह उस स्थिति तक जब पहुंच जाता है ग्लेशियर पिघलना, उसको बोलते हैं पीक वाटर पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ये पूछा जाता है, प्री में पूछा जा सकता है ना, केवल ये प्री में यही टर्म पूछ लेगा। अच्छा, अनियमित जल चक्र, 2/3 नदी जल ग्रहणों में या तो बहुत पानी है या पानी बहुत कम है ना, ये अनियमितता हो गई है जल चक्रों में। अच्छा, जल चक्र समझ लेते हैं। जल चक्र क्या है? जल चक्र पृथ्वी की वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति का वर्णन करता है, जिसमें पूल और फ्लक्स शामिल होते हैं। अब पूल क्या है, फ्लक्स क्या है, टर्म समझते रहो, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए टर्म, पूल और फ्लक्स। और जो पूल क्या होता है, उन विभिन्न रूपों और स्थानों को संदर्भित करता है जहाँ पानी जमा होता है, जैसे झील, ग्लेशियर, वायुमंडल को पूल कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? पूल, ये पूल हो गए। ओके, अब फ्लक्स क्या है? जल के पूल्स के बीच जाने के तरीकों को, जिसमें वाष्पीकरण, मतलब पूल में जो पानी जा रहा है ना, पूल तो होगा जैसे ये है झील, ग्लेशियर, वायुमंडल, और वो इन पूल्स में, ये पूल जो है इनमें जल कैसे पहुंच रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे वाष्पीकरण से पहुंचता है, संघनन से पहुंचता है, इस तरह से। ओके, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाएगा, है ना? तो देखो, वैश्विक वायु का गर्म होना जल चक्र को तेज करता है, क्योंकि ये वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, जानते हैं। इसमें वायुमंडल में जल का जमाव अधिक हो जाएगा और जल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कई जगह पर सूखा पड़ेगा, कई जगह भारी वर्षा, तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं आएंगी, है ना? ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल के विस्तार होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा संपन्न हुआ। अगला देखते हैं, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, यानी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट आई है अभी 2025 की। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 को स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने जारी किया है। ओके, ये जारी करते हैं, ठीक है, इनको देख लेना चाहिए, जारी किया है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। अत्यधिक उत्पादन, यानी वर्ष 2030 में निर्धारित जीवाश्म उत्पादन वैश्विक ताप वृद्धि के 1.5 डिग्री, वही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का ताप हुआ है ना टारगेट हमारे, अगर को सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर को 120 अधिक है, और 2 डिग्री तक रखने के लिए 77%। समझ लो क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 2030 में निर्धारित जीवाश्म ईंधन उत्पादन वैश्विक वृद्धि को अगर हम 1.5 डिग्री तक रोक के रखें, तो उसके हिसाब से तो 120% अधिक है क्या, जो हमारा कंजम्पशन है। साथ ही 2 डिग्री तक रखें तो 70% अधिक है, ये इसका मेन जिस्ट है। ओके, इसमें कोयला की भूमिका सबसे नुकसानदेह, क्योंकि 2030 तक इसका अनुमानित वैश्विक उत्पादन ताप वृद्धि के 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर को 500% अधिक है। यानी जितना कोयला, मतलब 1.5 डिग्री पर रोक के रखें ना हम 2030 तक, जो 2030 तक हम, हमारा ये लक्ष्य था ना इसमें पृथ्वी सम्मेलन में, 2030 तक हम अपना जो टेम्परेचर वृद्धि है 1.5 डिग्री तक रखेंगे। अगर उस तक रखें तो आज हम जो ज़रूरत है ना उससे 500% अधिक यूज कर रहे हैं। ये है। इसमें कारण क्या है, सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियाँ अब तक के सर्वोच्च स्तर के करीब हैं, सब्सिडियाँ देने का भी एक रीज़न है। ठीक है, चलो ठीक, ओके, अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है जी, एक मिनट, हाँ, ग्रे राइनो परिघटना, ग्रे राइनो इवेंट। अब देखो, ग्रे राइनो से मतलब नहीं, थोड़ा समझ लेना एक है क्या। हाल ही के अध्ययन के अनुसार वायनाइड भूस्खलन वास्तव में ग्रे राइनो परिघटना है। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, प्री के लिए, ठीक है, कौन सा ये टर्म, ग्रे राइनो परिघटना है क्या, समझ लेते हैं। ग्रे राइनो ऐसी परिघटना को कहते हैं जिनके घटित होने की आशंका होती है और जिनका असर बहुत व्यापक होता है। मतलब ऐसी घटनाएं, मौसमी घटनाएं जो घटित हो सकती हैं और उनका असर बहुत व्यापक होगा, फिर भी उन्हें ये 3 चीज़ें, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब हमें पता है कि ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं और उसका बहुत व्यापक बड़े स्तर पर असर होगा, और फिर भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट। ये होती है ग्रे राइनो परिघटना। ये परिघटनाएं अचानक अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित नहीं घटित होती हैं, जैसे कि ब्लैक स्वान घटित होती है। ब्लैक स्वान अप्रत्याशित घटित होती है, थोड़ा समझ लेंगे इस बारे में। ओके, बल्कि इनके बारे में पहले से चेतावनी दी गई होती है, सबूत भी मौजूद होते हैं ये ग्रे राइनो घटना के बारे में। अच्छा, जो वायनाड में हुआ ना, केरला वायनाड में भूस्खलन हुआ, इसको ग्रेनाइड क्यों कहते हैं, ग्रे राइनो परिघटना क्यों कहते हैं, समझ लो। अध्ययन के अनुसार वायनाड भूस्खलन उस क्षेत्र में हुआ जिसे पहले से ही भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी,
हाल के वर्षों में यहाँ बार बार भूस्खलन भी हुए थे, फिर भी सरकार ने अनदेखा किया, इसलिए इसको ग्रे राइनो परिघटना बोलते हैं। ये टर्म है, अब आप इसको राइनो से रिलेट कर जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। अगला देखो टॉपिक, कलर चेंज कर लेते हैं, सुपर टाइफून। अब सुपर टाइफून के बारे में पढ़ लो। फिलीपींस में हाल ही में सुपर टाइफून कौन सा आया है? रागसा। यही पूछेगा फिलीपींस में कौन सा आया है, प्रीम पूछ लेगा कौन सा टाइफून आया है? रागसा। करंट का इशू है। अब करंट तो हो गया, रागसा आया है फिलीपींस में, लेकिन सुपर टाइफून होते क्या है, ये स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट कर लेगा। आजकल कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, करंट को और स्टैटिक को साथ जोड़ के पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी हो गया है। ओके, चलो सुपर टाइफून के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसमें पवन का अधिकतम वेग कितना होता है? 185 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 नॉट से अधिक, 185 किलोमीटर प्रति घंटे इसका वेग होता है पवन का। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म केंद्र और निम्न दाब वाली प्रणाली है। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर सर्पिल, निचले स्तर नीचे की तरफ अंदर की ओर सर्पिल रूप से, और ऊपर की ओर बाहर की ओर नीचे में अंदर की ओर है ना, इनवर्ट, और ऊपर में आउटवर्ट। ठीक है, ऐसे होती है। ओके, इसकी उत्पत्ति हमेशा सागर के ऊपर होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ समुद्री सतह जल का तापमान देखो कहाँ होगी, ऐसे सागर के ऊपर होगी जहाँ टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उससे कम होगा नहीं होगी। ये सामान्यतः भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के ऊपर के क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर, ऐसे इन क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, इसको एक टर्म यूज करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ये। अच्छा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग नाम, जैसे हरिकेन, तो कहाँ कहाँ, उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, या हरिकेन बोलते हैं। साइक्लोन कहाँ बोलते हैं? ये इंडिया वाले क्षेत्र में या उसके आसपास है, जैसे हिंद महासागर में साइक्लोन बोले जाते हैं। टाइफून बोले जाते हैं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में, टाइफून बोले जाते हैं चाइना वगैरह के एरिया में ना, चाइना फिलीपींस इधर साइड में, इंडोनेशिया। विली दक्षिण हिंद महासागर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में खासकर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, सुर्खियों में रही जल विद्युत परियोजना कौन सी? एक मिनट, जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, कुछ जल विद्युत परियोजना सुर्खियों में है, जैसे सावलकोट परियोजना, यह है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये चिनाब नदी पर है। अब देखो ये सावलकोट, ये मिलाने को आ सकता है, जैसे यूपी पीसीएस पूछ लेते हैं ना, तो इनको मिलाओ, ये परियोजनाओं को उनके स्थान से मिलाओ या नदियों से मिलाओ। तो सावलकोट परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी पर है। अब स्थिति जम्मू कश्मीर में। ओके, रामबन और उधमपुर जिले में है। अच्छा, दूसरी है हेओ और टोटोबन, ये कहाँ प्रधानमंत्री ने? अरुणाचल प्रदेश में, चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर। कौन सी नदी पर है? सियोम नदी पर हेओ और टोटोबन नामक 2 जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखी है। हेओ टोटोबन कहाँ है? सियोम नदी पर, सियोम नदी अरुणाचल। सियोम नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। पूर्वी हिमालय से निकलती है और अधिकांश अपवाह मार्ग में पश्चिम से पूर्व की, वेस्ट टू ईस्ट बहती है, और अंत में सियांग नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, सियांग में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी आगे कई नदियों में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। किसमें मिल जाती है? सियांग, ब्रह्मपुत्र में। ये सियोम सियांग में मिलती है, सियांग मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। ओके, हेओ टोटो कहाँ है? अरुणाचल में। अगला है ओजू जल विद्युत परियोजना। ओजू भारत चीन सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर, कहाँ पर? सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। सुबनसिरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तिब्बत से निकलती है, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री के लिए फैक्ट पूरे इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रांस हिमालय यानी पूर्ववर्ती नदी, ऐसी नदियाँ, पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं? ऐसी नदियाँ जो हिमालय पैदा हुआ, हिमालय जब बना उससे पहले से बहती चली आ रही, उनको बोलते हैं एंटेसिडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी। तो ये क्या है? सुबनसिरी एंटेसिडेंट है, पूर्ववर्ती नदी है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ये, और असम से होकर बहती हुई अंत में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी? सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके, है ना, तिब्बत से निकल के अरुणाचल में प्रवेश करके, और किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। स्वर्ण नदी, गोल्डन, इससे क्या है? गोल्डन रिवर, इंपॉर्टेंट प्री के लिए। अब बोले पूछेगा गोल्डन रिवर कैसे कहते हैं, तो सुबनसिरी को, क्योंकि इसमें पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसको गोल्डन रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। बैरन द्वीप समझ लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह के बैरन द्वीप हाल ही में चर्चा में आ गया। बैरन द्वीप में फिर से उद्गार हो गया, एकमात्र हमारा जो है अभी ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ पे उद्गार होते रहते हैं भारत में, एकमात्र यही है बैरन द्वीप। तो कहाँ पे? अंडमान में। अब स्थिति देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, अंडमान सागर में। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान सागर में। ओके, विशेषता क्या है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय एक्टिव है, ये एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। ओके, अच्छा, प्रकार, ये एक प्रकार का स्ट्रेटो वॉल्केनो है। कौन सा है? स्ट्रेटो वॉल्केनो। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी। ओके, तो ये भैया हमारा कंप्लीट हुआ क्या? एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इस पर गूगल लेंस निकाल के और इस पर इससे कुछ लगा लेना, क्विज लगाने से आपका क्या है? मजबूत हो जाएगा टॉपिक ही। ओके, चलो अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं।
अब सामाजिक मुद्दे देखते हैं भैया, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया एनवायरमेंट, सामाजिक मुद्दे भी टाइम है तो सामाजिक मुद्दे देख लेते हैं 10-15 मिनट। क्या है भैया, नेपाल में जैन जी का विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी पता होगा आपने, बहुत ज़्यादा लाइट में था। इससे क्वेश्चन बनेगा प्री मेंस समय, मेंस में तो बनने के बहुत चांस हैं। ओके, इसे लेट करके बनाएगा पक्का, यूपीएससी और पीसीएस किसी में भी। अच्छा, जनरेशन जेड या जेन जी के विरोध प्रदर्शन के कारण सत्तारूढ़ सरकार का पतन और सुशीला कार्की, ये प्री के लिए है, सुशीला कार्की को बनाया गया ना, सुशीला कार्की को 2026 के चुनाव तक, कब तक, 2026 के अंतरिम चुनाव तक प्रधानमंत्री, मतलब अंतरिम प्रधानमंत्री है, अंतरिम गवर्नमेंट बनी है ना, तो उसी का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब देखो नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शन के कारण क्या थे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादी प्रतिबंध, 26 प्रमुख जो प्लेटफॉर्म थे ना सोशल मीडिया के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और नागरिकों के मूल अधिकारों को दबाने के लिए जैन जी ने यह माना कि हमारे जो है अधिकारों को दबा रही है सरकार, इसलिए वो नाराज हो गए। ओके, अगला कारण क्या था, बढ़ता भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी। अभी नेपाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था और जवाबदेहिता कोई ले ही नहीं रहा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, जवाबदेहिता की कमी हो गई थी, एक रीजन ही था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, कुछ पोस्ट ऐसे वायरल हुए जिसमें राजनेताओं के बच्चे बड़ा एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, है ना, विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, और लोग वहाँ दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो उन लोगों में आक्रोश आ गया। अन्य कारण क्या थे, सरकार की जवाबी कार्रवाई। अब नेपाल में जैसे लोगों ने विरोध किया तो सरकार ने उनको दबाने की कोशिश की और एक्सट्रीम कोशिश कर दी, जिसके चलते लोग भड़क गए। अच्छा, नेपाल 21% आबादी, 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में होने से युवा जोश की अभिव्यक्ति, बांग्लादेश से वैश्विक युवा आंदोलन की प्रेरणा, ये सब अन्य कारण थे। 1990 में और 2006 के जन आंदोलन, राजनीतिक विरोधों का इतिहास, इन सबसे प्रेरित होकर यहाँ आंदोलन हुआ। जैन जी के विरोध प्रदर्शन ने वास्तव में विरोध प्रदर्शनों के बदलते स्वरूप और युवा आबादी द्वारा निभाई जा रही भूमिका को रेखांकित किया है। भैया मेंस के लिए है ये टॉपिक लाइन डालने। अच्छा, अब देखो युवा आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। युवा आंदोलन जो होते हैं ना, ऐसे युवा आंदोलन, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेता हूँ। तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, विकेंद्रीकृत होते हैं, केंद्र रहित आंदोलन। जैसे देखो ये क्या है, विकेंद्रीकृत रहेंगे, कोई इसका मेन लीडर नहीं, एक लीडर नहीं रहेगा, फैला हुआ हो रहेगा, है ना, नेतृत्व रहित रहेंगे, नेतृत्व नहीं होगा किसी के पास, इसलिए जल्दी लड़खड़ा भी जाते हैं ये। जैसे वी वाटर यानी पानी जैसा बनो, पानी जैसा बनो रणनीति के तहत बिना किसी स्थायी नेतृत्व के लड़ते हैं ये लोग। उदाहरण के लिए हांगकांग का विरोध प्रदर्शन 2019 में हांगकांग हुआ था, ऐसा ही था। प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यम से उपयोग, इसमें प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होता है, नई जनरेशन है। उदाहरण के लिए म्यांमार के युवा कार्यकर्ताओं ने 2021 में सैन्य तख्तापलट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जाने का विरोध किया था, जैसे म्यांमार में हुआ था 21 में। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकजुट करना, ये क्या करते हैं, ऐसे हैशटैग्स, मीम्स, इन्फ्लुएंसर के जरिए लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको, जैसे उदाहरण के लिए हैशटैग्स मिल्क टी अलायंस हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड इधर बना, अरब स्प्रिंग ट्यूनिसिया मिस्र में 2011 में बना। तो इस तरह के ये जो है ना सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। मिश्रित रणनीतियाँ होती हैं, जैसे हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर योजना बनाई और ऑफलाइन लेनन वॉल्स के माध्यम से इसे अभिव्यक्त की, मतलब ऑनलाइन भी काम करेंगे और ऑफलाइन जाके भी एक्ट करेंगे, है ना, दोनों चीज़ को मिश्रित करते हैं। युवा केंद्रित और विद्यार्थी प्रेरित, ये तो है ही, जैन जी वही है ना भाई। जैन जी क्या है समझो पहले, 1997 से लेके 2012 तक जन्मे जो भी बच्चे हैं ना, जो भी लोग हैं, ये सब जैन जी है। तो ये तो ये हो गया युवा केंद्र, तो ये सब युवा हैं ही, और विद्यार्थी प्रेरित, ये पढ़ते भी हैं तो विद्यार्थी केंद्र से विद्यार्थी भी होते हैं ये। उदाहरण के लिए थाईलैंड में राजशाही व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों के नेतृत्व में हुई विरोध प्रदर्शन 2020 में जो हुआ था, उसके वो उदाहरण है इसका। ये क्या मेंस में डालने वाले फैक्ट है ये सब, अलग अलग मुद्दे एक साथ जोड़ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मुद्दों को, कोई मान लो भुखमरी का मुद्दा चल रहा है, कोई अशिक्षा का मुद्दा चल रहा है, कोई सोशल मीडिया बैन का चल रहा है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ जोड़ के और अटैक कर देते हैं, इस तरह का होता है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जलवायु परिवर्तन के लिए था। ईरान में जैन जी महिलाओं के नेतृत्व वाले वीमेन लाइफ एंड ए फ्रीडम आंदोलन 2022। अब ये आंदोलन चल रहे थे, फ्राइडे फॉर फ्यूचर जलवायु परिवर्तन के लिए था, और इसको विरोध प्रदर्शन के साथ भी जोड़ देंगे, तो इस तरह के कारण भी होते हैं। अच्छा, अपरंपरागत और प्रतीकात्मक विरोध की शैली, इनमें क्या है, जो परंपरागत विरोध होता है ना, जैसे मौन रहना, प्रदर्शन करना, उस तरह का नहीं होता, ये अग्रेसिव होता है इनका विरोध। वायरल डांस करेंगे, है ना, प्ले कार्ड्स करेंगे, फ्लैश मॉब करेंगे, है ना, इस तरह के जो अपरंपरागत जो विरोध है ना उस तरह करते हैं। परंपरा में जो विरोध होते हैं उस तरह का विरोध नहीं करते, अलग सा विरोध करेंगे। उदाहरण के लिए चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ब्लैंक पेपर प्रोटेस्ट, अब देखो ब्लैंक पेपर, खाली पेपर है, ब्लैंक पेपर प्रोटेस्ट किया मतलब अलग सा कर देंगे कुछ। अल्पकालिक लेकिन उच्च प्रभाव वाले, हाँ ये आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे क्योंकि युवा है, एकदम उफान पे आएगा शांति हो जाएगा, है ना। अल्पकालिक होंगे,
अल्पकालिक होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसिटी के होंगे, उच्च प्रभाव वाले होंगे। उदाहरण के लिए श्रीलंका का अरगला अरगला आंदोलन। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2022 में जो श्रीलंका तख्ता पलट किया ना, अरगला आंदोलन था। ओके, पूछ लेता है अरगला आंदोलन किससे संबंधित था, ऐसे पूछ लेते हैं प्री में कभी कभी। अच्छा, नागरिक आंदोलन में युवाओं की भूमिका क्या होती है भाई? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाई, सदा से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। औपनिवेशिक शासन में मुक्ति आंदोलन में भूमिका रही है ना, अनुशीलन समिति थी, है ना, युगांतर समूह जैसे थे, इनकी बड़ी भूमिका थी देश को आज़ाद कराने में। नागरिक अधिकार आंदोलन में उदाहरण के लिए अमेरिका का सिविल राइट्स में, विद्यार्थियों के नेतृत्व में वियतनाम युद्ध का विरोध प्रदर्शन, ये सब। लोकतांत्रिक अधिकारों और रक्षा में बेलारूस 2020 में चुनावी धोखाधड़ी और सत्तावादी दमन के खिलाफ विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन। सुशासन और पारदर्शिता की मांग में भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011-12, अन्ना आंदोलन कितना फेमस हुआ था। ठीक, आगे की राह देख लेते हैं। आगे की राह क्या है? युवा केंद्रित आर्थिक नीति बनाई जाए, आर्थिक नीतियों में युवा केंद्रित बनाया जाए, इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उदाहरण के लिए मेडेलिन कोलंबिया में बनाई है, और रूटा एंड इनोवेशन हब जैसी पहलों को दूसरे देशों से भी कॉपी किया जाए, उन पर अमल किया जाए, अपने देश के हिसाब से उनको डालकर, जैसे हमने संविधान बनाया ना अपने हिसाब से, दूसरे देशों से लेकर अपने हिसाब से उनमें मॉडिफाई करके लिया है, इस तरह से नीति बनाई जाए। नीति निर्माण में युवाओं का सक्रिय भाग बताया था ना, उनको भी साथ लिया जाए भाई। अब नीतियाँ बना रहे हैं युवाओं के लिए, उनको साथ नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, साथ लिया जाए। शहरी रेजिलियंस का विस्तार, देखो केप टाउन की रेजिलियंस स्ट्रेटजी के अपने रेजिलियंस एजेंडे के युवा बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा को शामिल किया है। मतलब शहरी जो रेजिलियंस है ना, उसका विस्तार किया जाए। उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया जाए, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हो, कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी ले और उसका उनको आश्वासन दे कि भाई हम इसका निवारण करेंगे। सॉफ्ट पावर और समुदाय को जोड़ना। अच्छा, लोगों के जो ये नई जनरेशन है, इसमें सरकार को चाहिए कि वो सॉफ्ट पावर जनरेट करे और लोगों को जोड़ने के लिए काम करे, उनमें विश्वास पैदा करे, ये सब पर भी ध्यान देना होगा। निष्कर्ष क्या है? ऐसा समय आ सकता है, हाँ देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एली विजल का एक कोट है। ऐसे समय आ सकते हैं जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध को रोकने में असफल हों। मतलब विरोध क्या है, ये तो बिल्कुल किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मस्ट है, लेकिन विरोध एक तरीके से होता है, सशस्त्र विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया इसके लिए 2005। तो अभी सुर्खियों में आ गया, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू हुए 20 वर्ष हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। 20 वर्ष हो गए। PWDVA के बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा, भारत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर अभिसमय, है ना, CEDAW, इसके फुल फॉर्म 66 नंबर देख लेंगे अभी, का हस्ताक्षर करता होने के नाते घरेलू हिंसा को मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देते हुए इस पर विरोध कानून बनाने की बाध्य करता है। ठीक है, हम इसके हस्ताक्षर करता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है भैया? घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा। घरेलू हिंसा की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसमें वास्तविक हिंसा या हिंसा की धमकी, शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक उत्पीड़न, ये सब इसमें घरेलू हिंसा में शामिल है। ओके, विस्तार विस्तार कहाँ तक है? यह अधिनियम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों, साझा गृहस्थी, इन सब पर इसका विस्तार है। ये सब जगह लागू होगा भैया, इन पर भी लागू होगा, ये लिव इन पर भी लागू होगा। ठीक है, महिलाओं के अधिकार क्या है? साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार, भले ही घर का स्वामित्व किसी के पास हो, उनके पास अधिकार है। बच्चे की अस्थायी कस्टडी या रक्षा का अधिकार। अन्य राहतें क्या क्या हैं? जैसे संरक्षण आदेश, घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मौद्रिक राहत दे, मॉनिटरी ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, बच्चों के भरण पोषण आदि के लिए क्षतिपूर्ति आदि दिए जाते हैं, हिंसा से नुकसान की भरपाई के लिए। ओके, संस्थागत व्यवस्था क्या क्या की हैं? संरक्षण अधिकारी, अच्छा, संरक्षण अधिकारी नियुक्त पीड़िता की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। ओके, सेवा प्रदाता, NGO, सरकारी एजेंसियां पीड़ित महिला को परामर्श, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता, ये सब देंगी, है ना। कौन कौन? NGO, सरकारी एजेंसियां ये सहायता देंगी। सरकार के कर्तव्य क्या है? घरेलू हिंसा संबंधी जन जागरूकता बढ़ाना, संबंधित अधिकारियों एवं संगठनों को प्रशिक्षण देना, ये है ना, ये सब देना। ओके, सभी एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना। प्रक्रिया प्रवर्तन क्या है भैया? समय पर न्याय, पीड़िता को, अब ये इंपॉर्टेंट है, पीड़िता को 60 दिन के भीतर त्वरित सिविल न्याय राहत प्रदान की जाएगी। ये 60 दिन के भीतर, प्री के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। साक्ष्य, पीड़िता का स्वयं का बयान साक्ष्य के रूप में पर्याप्त होगा। ओके, दंड, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर कारावास या जुर्माना भी दिया जाएगा। ओके, क्या यह अधिकतम सफल रहा है, या क्या यह अधिनियम सफल रहा है?
अब देख लेते हैं सफल रहा या नहीं रहा, देखते हैं। न्यायिक निर्णयों के माध्यम से संरक्षण के दायरे विस्तार। अब देखो समय समय पर ऐसे न्यायिक निर्णय भी आए जिसमें इसमें इसको सफल बनाने भूल कार्यवाही और इनका विस्तार भी किया है। जैसे कुछ कमियां थी उनको कमियों को दूर किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए डी वेलुस्वामी बनाम डी पचम्मम 2010 का बात था। इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसी तरह हीरालाल पी हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा 2016 का वादा है अधिनियम के तहत प्रतिवादी के रूप में केवल पुरुषों को ही बाध्यता से हटाई गई। प्रतिवादी केवल पुरुष ही नहीं रहेंगे, और भी रह सकते हैं, महिलाएं भी रह सकती हैं, उस घर की महिलाएं भी रह सकती हैं। घरेलू हिंसा कानून के तहत दर्ज मामलों में गिरावट। अब देखो 2021 में 507 थे मामले और 2022 में घटकर 468, तो घटे तो हैं, हालांकि काम हो रहा है। इस प्रकार पति पत्नी के बीच हिंसा के मामलों में कमी आई है। अच्छा, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 15-16 में आया था, उनके अनुसार 31.2% विवाहित महिलाओं ने इस तरह की हिंसा की शिकायत की थी। और जो वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 19-20 में जो आया में कम होकर 29.3% है। तो 15-16 में आया था NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में, उसमें 31% की शिकायत, और अभी कितनी हो गई है 5 में 29.3%, मतलब कम तो हुई है। महिला अधिकारों को मान्यता और सांस्कृतिक परिवर्तन, है ना। कानून ने घरेलू हिंसा को एक निजी पारिवारिक मामले के बजाय एक गंभीर सामाजिक अपराध माना है। त्वरित संरक्षण हेतु नागरिक उपाय। आपराधिक कानून कई महिलाओं को शिकायत दर्ज करने को प्रोत्साहित करता है। तो अच्छा हाँ, हतोत्साहित करते हैं। वहीं ये PWDBA महिलाओं को संरक्षण आदेश, आश्रय का अधिकार, भरण पोषण आदेश, ये सब जारी करते हैं। अन्य उपलब्धियां देख लेते हैं। इसने शारीरिक क्रूरता, दहेज उत्पीड़न के अलावा दुर्व्यवहार से विभिन्न रूपों को भी कानूनी मान्यता दी है। IPC की धारा कौन सी 498 जैसे पिछले कानून के दायरे से बाहर किया है। ओके, सहायता प्राप्त करने के अन्य साधन प्रदान किए हैं, और भी साधन प्रदान किए हैं। ओके, चलो अब देखो क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां। कैसे? दोष सिद्धि की दर कम है। दर्ज तो होते हैं लेकिन केवल 18% ही मामलों में दोष सिद्धि हो पाई है, ये एक प्रॉब्लम है। न्यायिक और कानूनी सीमाएं। अच्छा, SR बत्रा बनाम तरुणा बत्रा 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साझा घर यानी शेयर्ड हाउसहोल्ड की परिभाषा को संकीर्ण करते हुए कई महिलाओं के लिए संरक्षण का दायरा सीमित कर दिया। साक्ष्य और प्रमाण जुटाने में समस्याओं का सामना करना। अब देखो, हालांकि उनका बताया हुआ बयान भी कुछ हद तक प्रमाण माना जा सकता है, लेकिन कुछ और भी जब केस चलता है तो प्रमाण मांगे जाते हैं, साक्ष्य माने जाते हैं, वो जुटाने में महिलाएं असफल हो जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, है ना। घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक मामला माना जाता है, और विवाह विच्छेद को और तलाक को भैया एक सामाजिक कलंक मानते हैं, इसलिए भी लोग जो है शिकायत नहीं करते हैं। कानूनी सुरक्षा के बावजूद घरेलू हिंसा की अधिक घटनाएं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ सभी दर्ज प्रकारों में 31.4 मामले आए थे, और भैया ये थोड़े से मतलब 31.4, इन कानूनों के बाद भी 31.4% मामले उनके रिश्तेदारों द्वारा ही थे। तो ये भी है। अन्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं? संरक्षण अधिकारों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं। देखो, संरक्षण अधिकारियों को संरक्षण जो अधिकारी है ना, उनको प्रशिक्षण नहीं होता, उनको कैसे उनको डील करना है ऐसे सेंसिटिव इशू को, वो उनको जानकारी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय गृहों और सेवा प्रदाताओं की संख्या कम है, ये भी एक इशू है। पुलिस अधिकारी घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में असंवेदनशील होते हैं, और वो ज़्यादातर मामलों में रफा दफा कराने की कोशिश करते हैं। घरेलू हिंसा में केवल महिलाओं को ही पीड़ित माना जाता है, कुछ मामलों में पुरुष भी होते हैं, ये भी एक रीजन है। अच्छा, अगला देखते हैं घरेलू हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय। वन स्टॉप सोल्यूशन, इसमें मिशन शक्ति नामक अम्ब्रेला योजना एक घटक है। इसमें क्या है, एक ही जगह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है उनको, है ना। उनको रहने के लिए, उनका कानूनी सहायता के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन दिया जाता है। ओके, आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली, यानी इसे अलग अलग आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। इसे क्षेत्रीय पुलिस संगठनों का कंप्यूटर एडेड डिस्पैच शामिल है। ओके, निर्भया कोष बनाया गया 2012 में, जो केस हुआ था निर्भया वाला, उसमें BPRND ने जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कौशल कार्यक्रम शुरू किया और निर्भया कोष बनाया। तो इस कोष को, हालांकि इस कोष को बहुत राज्यों ने तो खर्च भी नहीं किया। पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। पूरे देश के लिए एक महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो ये किए हैं, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होता है ना, ERSS। तो ये सब किए गए हैं, लेकिन ये भी नाकाफी शामिल हुए। ओके, आगे की राह क्या है? संरक्षण अधिकारियों के लिए निर्धारित मानकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाए। जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लोगों को सेंसिटिव बनाया जाए, महिला केंद्रित पुलिस इकाइयों की स्थापना की जाए, उनका विस्तार किया जाए, संवेदनशीलता को अनिवार्य किया जाए, आश्रय गृहों तथा पुनर्वास कार्यक्रम में वृद्धि की जाए, महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, आर्थिक और सामुदायिक विकास सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाए, महिला शिक्षा को बढ़ाया जाए, विधिक ढांचे में आवश्यक संशोधन किया जाए, उनको विधिक सहायता कैसे दी जाए ये सुनिश्चित किया जाए। अच्छा,
तो ये सब स्टेप ले जाना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, तो आज यहीं रोकें, चलिए आज इधर ही रुकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थोड़ा बढ़वाइए चैनल को। कल इसको बाद में प्रेजेंट दर को पढ़ेंगे, ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थोड़ा शेयर भी करिए, बढ़ाइए, है ना। ओके, थैंक यू।